हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी अपने अपने घरों पर हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू यूनिट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भौतिक रसायन की यह यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल यूनिट है। इस यूनिट के दोनों ही क्वेश्चन आई थिंक आप एग्ज़ाम में अटेंड कर पाएंगे, बिकॉज इस यूनिट के जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी लेबोरेटरी प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी डिस्कस कर लिया है। क्या सॉल्यूशन होते हैं, उनकी क्या कंसंट्रेशन कैसे मेजर की जाती है, कंसंट्रेशन को किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड बाय अस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस। सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट द यूनिट। In very first of our discussion we will talk about what is solution. Dear students, as you know that solution is a homogeneous mixture of two or more components, दो या दो से अधिक केमिकल कंपोनेंट से बना हुआ समांगी या होमोजीनियस मिक्सर ही सॉल्यूशन या विलयन कहलाता है। और इस होमोजीनियस मिक्सर के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही आपस में रिएक्शन नहीं करने वाले होने चाहिए। और एक और बात है जो विलयन की डेफिनेशन में महत्वपूर्ण ढंग से इंक्लूड की जाती है, वो है ये मिक्सर जो है वो समांगी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। हीट्रोजीनियस मिक्सर को हम विलयन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, केवल समांगी मिश्रण ही विलयन बनाते हैं। समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सर इज दैट मिक्सर इन विच कंपोजिशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल और कांस्टेंट इन ईच पार्ट ऑफ द मिक्सर। अगर किसी मिश्रण के प्रत्येक पार्ट या भाग में सभी इंक्लूडेड कंपोनेंट्स का कंपोजिशन कांस्टेंट है, उनका रेशियो निश्चित है, in that case such type of mixtures are known as homogeneous mixtures. विलयन के अवयवों के कंपोजिशन को निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। समांगी मिश्रण का अर्थ, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में एक सा रासायनिक संगठन तथा एक से भौतिक गुण विद्यमान इसमें होने चाहिए। विलयन के अवयवों को किसी मैकेनिकल मीन्स या मेथड द्वारा जैसे फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, नमक का एक्वस सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है, और सो दिस कैन बी कोटेड एज सॉल्यूशन। यदि विलयन में दो कंपोनेंट्स हों तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सर या विलयन को बाइनरी मिक्सर कहते हैं। यदि तीन कंपोनेंट्स हों तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सर को हम टर्नरी या त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलयन के अवयव या कंपोनेंट्स साधारणतः विलय तथा विलायक कहलाते हैं। बाइनरी मिक्सर्स जिनमें दो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, उनमें एक अवयव या कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहते हैं और सेकंड वन इज नोन एज सॉल्वेंट। अतः विलयन बनाने के लिए एक पदार्थ को घोला जाता है जिसे विलय या सॉल्यूट कहते हैं, और जिस पदार्थ में कोई विलय घोला जाता है उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। जनरली जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 5% नमक के जलीय विलयन में नमक विलय जो है वो 5 ग्राम होता है, और शेष 95 ग्राम जो है वो वाटर कंटेंट होता है। दिए गए टेम्परेचर पर एक विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घोलने पर, मैक्सिमम जो अमाउंट घोलने पर विलयन को प्राप्त होता है, उस विलयन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यदि इसमें विलय की मात्रा कम हो तो इसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जितना विलय चाहिए उससे अधिक
मात्रा में विलय मिलाने पर जो विलयन बनता है उसे हम सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये जनरल और सिंपल चीज़ें हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट विलायक या विलय गैस, द्रव अथवा ठोस कोई भी हो सकता है। उस बेसिस पर विलयन को मुख्य रूप से हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। जो गैस विलयन है उसकी अगर हम बात करें तो इस प्रकार के विलयन में विलय तथा विलायक दोनों ही गैस अवस्था में होते हैं तथा ये प्रत्येक अनुपात में आपस में मिल जाते हैं, इसलिए समांगी मिश्रण बनाते हैं। गैसीय विलयनों में कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के विलयन में विलय गैस, द्रव तथा या ठोस होता है, जबकि विलायक इसमें जो है वो लिक्विड होता है। जब जल को विलायक के रूप में हम काम में लेते हैं तो विलयन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार ठोस विलयन जो है उसमें विलायक जो है वो ठोस अवस्था में लिया जाता है। ये भी एक जनरल चीज़ थी जिससे हमने एक तरह से रिकॉल ही किया है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके बाद इसके बारे में भी आपको मैं याद दिलाऊं तो क्लास 12th में एक सेपरेट चैप्टर के रूप में आपने इसको ऑलरेडी मतलब पढ़ा है। इसी को हम दोबारा से अगर चर्चा करें तो लेट मी टेल यू, आदर्श विलयन की धारणा विलयन के ऊष्मागतिकी गुणों को समझाने के लिए आवश्यक होती है। आदर्श विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें कोहेसिव या सहसंजक बल पूर्ण रूप से समान होते हैं, अर्थात विलय विलायक और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतर आकर्षण बल पूर्णतया समान होता है। इसको एक दूसरे अर्थ में या सिंपल तरीके से इस प्रकार भी हम याद रख सकते हैं कि जो विलयन प्रत्येक परिस्थिति में राउल्ट के नियम की अनुपालना करते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। और जो विलयन राउल्ट के नियम की अनुपालना प्रत्येक कंसंट्रेशन या सिचुएशन पर नहीं करते हैं तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विल बी नोन एज नॉन आइडियल या अनादर्श विलयन। आदर्श विलयनों में जो सहसंजक बलों की हमने भी बात की है वो पूर्ण रूप से समान हो। इसका मतलब यह है कि विलयन में जो विलय कंपोनेंट और विलायक कंपोनेंट होते हैं तो उसमें चाहे विलायक विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल की बात हो या विलय विलायक अथवा विलय और विलय के दूसरे कणों के बीच में विलय कणों का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उनका सबका अमाउंट जो है या रेशियो जो है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आदर्श विलयनों के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये कुछ विशिष्ट लक्षण दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल, विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन अगर शून्य होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0, in that situation the solution will be treated as ideal solution। इसी प्रकार विलयन का कुल आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर हो, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य हो, जिसे हम डेल्टा वी मिक्सर वो 0 हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी आदर्श विलयन जो है वो आदर्श विलयन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। विलयन सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल्स के लॉ का या नियम का पालन करते हैं, इसको भी हमने अभी डिस्कस किया है। अब सवाल ये उठता है कि राउल्ट लॉ क्या है, इसको भी रिकॉल करते हुए लेट मी टेल यू दैट एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट की विलयन में मोल फ्रैक्शन तथा शुद्ध अवस्था में कंपोनेंट के वाष्प दाब के मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल के बराबर या इक्वल होता है।
इसको गणितीय रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे किसी विलयन में यदि ए और बी कंपोनेंट हैं तो ए के द्वारा लगाया गया जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, जिसे हम पी ए के रूप में रिप्रेजेंट करें तो डेट विल बी इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स नोट एक्स ए। यहाँ पी ए जो है वो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि पी ए जो है वो ए कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब है, और जो राउल्ट के नियम के अनुसार पी नोट ए इंटू एक्स ए के इक्वल होगा। यहाँ पी नोट ए जो है वो शुद्ध या प्योर विलायक के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब है, और एक्स ए जो है वो ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न को कहते हैं। और किसी भी अवयव के जो मोल फ्रैक्शन है या मोल अंश है, मोल भिन्न है, वो हम जानते हैं कि उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में शामिल सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं के अनुपात या रेशियो के बराबर होता है। इसी प्रकार कंपोनेंट बी के द्वारा लगाया गया जो वेपर प्रेशर है वो शुद्ध अवस्था में कंपोनेंट बी या केवल विलायक का वाष्प दाब पी नोट बी और बी के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लेक्शन या गुणनफल के इक्वल होगा। और हम जानते हैं कि टोटल विलयन का जो वाष्प दाब है एज ए होल वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है। अगर हम इसको आरेख या के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो राउल्ट के नियम को हम स्क्रीन पर दिए गए आरेख या डायग्राम के रूप में हम दर्शा सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड लाइन है वो पी टोटल विलयन के टोटल वाष्प दाब को बता रही है, जो कि पी ए प्लस पी बी के इक्वल है, और जो एक्स ए और पी बी नोट तक जो डॉटेड लाइन है वहाँ वो कंपोनेंट बी के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी प्रकार जो पी नोट ए और से एक्स ए जीरो की तरफ जो डॉटेड सेकंड लाइन है वो पी ए के कुल वाष्प दाब को बता रही है, मतलब ए कंपोनेंट के कुल वाष्प दाब पी ए को रिप्रेजेंट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को भी हमने डिस्कस किया है कि जो राउल्ट्स के नियम की अनुपालना सांद्रता के प्रत्येक स्तर या प्रत्येक सीमा तक अनुपालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयनों में विलय और विलय तथा विलायक और विलय के बीच के इंट्रैक्शंस अंतराण्विक आकर्षण बल या अंतरक्रियाएं भिन्न भिन्न अमाउंट में होती हैं, और इस आधार पर अनादर्श विलयनों को भी हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक अनादर्श विलयन वो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, दूसरे प्रकार के अनादर्श विलयन वो जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक या नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन वे होते हैं जिनमें जो किसी कंपोनेंट के द्वारा प्राप्त ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकली राउल्ट के फॉर्मूले से प्राप्त वेपर प्रेशर से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अर्थात जो पी ए अगर पी नोट ए और डॉट एक्स ए से अधिक प्राप्त होता है तो इन सच केस दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी ट्रीटेड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। और इसी प्रकार जो पॉजिटिव डेविएशन प्रकार के धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन में बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी पी नोट बी और एक्स बी के थ्योरेटिकल मान से कहीं अधिक प्राप्त होता है। धनात्मक विचलन तब संभव होता है जब विलय विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल विलय अथवा विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल से कम हो। अर्थात ए और बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ए अथवा बी
के मध्य आकर्षण बलों से कम प्राप्त होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि विलयन में ए और बी की जो एस्केपिंग नेचर या पलायन प्रवृत्ति जो है वो शुद्ध ए अथवा शुद्ध बी की तुलना में अधिक होती है। अतः विलयन का वाष्प दाब जो थ्योरेटिकल मान से प्रायोगिक रूप से अधिक हो जाता है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में विलयन बनने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः डेल्टा एच जो मिक्सर का मान है वो पॉजिटिव प्राप्त होता है। इसको हम इस फॉर्मूले के रूप में स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेल्टा एच मिक्सर विल बी पॉजिटिव और ये 0 से अधिक होता है। इसी प्रकार धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का आयतन जो है वो विलय और विलाय के आयतन के योग से अधिक होता है। इट मीन्स डेल्टा वी मिक्सर विल बी ग्रेटर देन 0। ये स्टूडेंट्स, इसी प्रकार राउल के नियम से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले विलयनों की अगर हम बात करें तो वे विलयन जिनमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है, उन्हें हम ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। इन विलयनों में अगर पी किसी कंपोनेंट जैसे ए के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब की अगर हम बात करें तो डेट विल बी लेजर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जो कि राउल के नियम का थ्योरेटिकल या फॉर्मूले से प्राप्त मान है। इसी प्रकार जो बी कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया वाष्प एक्चुअल वाष्प दाब या ऑब्जर्व्ड वाष्प दाब जिसे हम प्रायोगिक मान कहते हैं, वो जो है वो राउल के नियम के सैद्धांतिक मान से कम प्राप्त होता है। ऋणात्मक विचलन दर्शाने का यहाँ मुख्य रीजन ये होता है क्योंकि ऐसे विलयनों में विलय विलायक और अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल विलय अथवा विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल से अधिक होता है। अर्थात ए बी के मध्य आकर्षण बल ए अथवा बी के मध्य आकर्षण बलों से अधिक होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि विलयन में ए तथा बी की जो पलायन प्रवृत्ति है वो शुद्ध ए अथवा शुद्ध बी की पलायन प्रवृत्ति की तुलना में कम होती है। अतः विलयन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है और इसीलिए इसे हम नेगेटिव डेविएशन वाले अनादर्श विलयनों की कैटेगरी में रखते हैं। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के और करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रकार के विलयनों के लिए डेल्टा एच जो मिक्सर के लिए है डेट विल बी लेजर देन 0, अर्थात वो ऋणात्मक होगा। और इसी प्रकार डेल्टा वी मिक्सर का मान भी ऋणात्मक प्राप्त होता है, अर्थात 0 से कम प्राप्त होता है। ये जो जनरल चीज़ें थी, उसके बाद में हम बात करेंगे विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ या विलयनों का जो कंपोजिशन है उसको रिप्रेजेंट करने की विधियाँ, मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मोटे तौर पर हम जानते हैं कि 2 प्रकार की विधियाँ हम काम में लेते हैं, एक वेट यूनिट्स और सेकेंड वन इज वेट वॉल्यूम यूनिट्स। यहाँ भार मात्रक से तात्पर्य ये है कि विलय और विलायक दोनों की ही मात्राएं अगर हम वेट या ग्रामों में ले रहे हैं तो देन इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन ये मात्रक जो है वो वेट यूनिट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम विलय की मात्रा ग्रामों में और विलायक की मात्रा मिलीलीटर या लीटर में लेते हैं, देन इन सच टाइप ऑफ केस ये जो एक्सप्रेसिंग मेथड जो है वो वेट वॉल्यूम या भार आयतन मात्रक की श्रेणी में रखा जाता है। जो भार मात्रक या W/W यूनिट्स हैं उसको एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि इसमें विलय और विलायक दोनों की अमाउंट्स जो हैं वो ग्रामों में ली जाएंगी या किलोग्राम में ली जाएंगी। उस को हम भार मात्रक कहते हैं या W/W यूनिट्स कहते हैं। यहाँ W जो है वो वेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार
अगर विलय की मात्रा वेट के रूप में और वो इसकी विलायक की मात्रा वॉल्यूम के रूप में ली जाती है तो हम उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। भार मात्रक के रूप में अगर हम किसी विलयन के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए कुछ विधियां जो हैं वो भार प्रतिशत या वेट परसेंटेज है और मोलेलिटी है। एक और मेथड जो है वो मोल फ्रैक्शन है। ये कुछ विधियां हैं जिनमें भार मात्रक यूनिट्स का यूज किया जाता है। सांद्रता के वे मात्रक जिनमें विलय और विलायक दोनों की मात्रा भार मात्रक में दी जाती है उसे हम भार मात्रक कहते हैं। एक द्विअंगी या बाइनरी मिक्सर में दो अवयव, एक विलय तथा एक विलायक, यदि ए और बी से रिप्रेजेंट किया जाए तो इन दोनों की ही मात्राएं माना कि WA अथवा WB के रूप में या मोलों की संख्या NA तथा NB के रूप में, तो और आयतन अगर लेंगे तो उनका हम VA और VB के रूप में आयतन को रिप्रेजेंट करेंगे। भार प्रतिशत या वेट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा विलयन का भार प्रतिशत कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% W/W शक्कर को अगर हम शक्कर का जलीय विलयन की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर जो विलयन बनता है उसे हम 10% W/W शक्कर का विलयन कहते हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, मोलेलिटी की अगर हम बात करें तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और सोडियम क्लोराइड के एक मोलल विलयन का तात्पर्य ये है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड जो कि 58.5 ग्राम के इक्वल होता है, तो उसको अगर हम 1 लीटर या 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो 1 मोलल सोडियम क्लोराइड का विलयन हमें प्राप्त होता है। मोलेलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार या ग्राम में या किलोग्राम में मात्रा। अगर भार ग्राम में दिया गया है विलय का तो इसको हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो अगर मोलेलिटी या मोललता की मात्रक की अगर हम बात करें तो SI यूनिट्स में इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, मोललता जो है वो तापमान से इजीली प्रभावित नहीं होती है, जबकि मोलरता जिसे हम भार आयतन मात्रक के श्रेणी में पढ़ेंगे वो तापमान से प्रभावित हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन RPSC द्वारा जो स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मोललता और मोलरता में से ताप से प्रभावित कौन सी राशि नहीं होती है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, मोललता जो है वो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, जबकि तापमान का मोलरता पर इफ़ेक्ट इजीली पड़ता है। इसी प्रकार मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अभी हम इसको पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित शामिल सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं के अनुपात को हम उस अवयव के मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन में हम इस यूनिट की कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी का पूरा ख्याल रखें और कोरोना से रिलेटेड पूरी गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। और ना सिर्फ आप खुद बल्कि अपने
पेरेंट्स और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कोरोना से बचाने के लिए सीरियसली और सिंसियरली उसकी गाइडलाइंस को आप फॉलो करवाने में हेल्प करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।